किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सालों साल आपने अपनी मेहनत और जुझारूपन से बहुधा थकी हुई बंजर धरती में जान फूंकी है और देश की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप ही के अथक प्रयास हमें दिलाते हैं खाद्य सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता, और आपके इस अथक मेहनत को सही फल प्राप्त हो सके, इसी के लिए हम सदा प्रयासरत हैं। आज के अंक में भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण कृषि संबंधी जानकारियां और सुझाव लेकर आए हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है और अब देखते हैं कृषि से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सीएम ने किया किसानों का सम्मान। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अपनाए कृषि तकनीकी। चने को उकठा रोग से बचाएं। गेहूं में सिंचाई प्रबंधन और आलू की बीज उत्पादन विधि। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश को चौथी बार खाद्यान्न उत्पादन में शानदार प्रगति के लिए भारत सरकार के प्रतिष्ठित कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों का सम्मान किया। उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन और उन्नत कृषि में किसानों को सहयोग देने वाले मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने अपनी मेहनत से खेती को संभाला और मध्य प्रदेश ने कृषि कर्मण्य पुरस्कार जीता। इस समय जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुरूप कृषि तकनीकी अपनाने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव से बचने हेतु कृषि तकनीकी, सूखा एवं ताप अवरोधी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। संरक्षित खेती अपनाएं। संरक्षित खेती में मृदा संरक्षण, मृदा जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है, जैसे शून्य जुताई, जीरो टीलेज, स्थायी मल्चिंग, पलवार, फसल चक्र, फसल विविधता आदि। वर्षा जल का संचय करें। मृदा कटाव को रोकें। सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाएं। कृषि वानिकी अपनाएं। जैविक खेती अपनाएं तथा मृदा परीक्षण कर रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें। नरवाई को आग न लगाएं। उचित बीज दर, बीज उपचार, अंकुरण परीक्षण, कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की अनुशंसित दूरी पर बोनी करना चाहिए। चने की फसल को उकठा रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम फार्मा स्पीशीज सिसराई नामक फफूंद द्वारा होता है। इस रोग से 20 से 40% तक उपज में हानि होती है। अधिक प्रकोप होने की स्थिति में हानि 70% तक हो सकती है। ये रोग पौधों में 2 चरणों में देखा जा सकता है। पहले चरण में बुआई के 20 से 30 दिन बाद तथा दूसरे चरण में बुआई के 40 दिनों के बाद इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रोगी पौधे की जड़ें अविकसित एवं हल्के भूरे रंग की होती हैं। कभी कभी एक ही पौधों की कुछ शाखाएं सूख जाती हैं, जबकि अन्य हरी बनी रहती हैं। दीर्घकालीन फसल चक्र अपनाने से उकठा रोग का प्रकोप कम होता है। रोग रोधी किस्में बोने से भी उकठा की रोकथाम की जा सकती है। रोग के आरंभिक लक्षण में कार्बेंडाजिम 50%, WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से समुचित नियंत्रण मिलता है। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 25 दिन बाद तथा 40 से 45 दिन बाद दूसरी सिंचाई जरूर करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद तथा चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद करें। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन बाद तथा पानी उपलब्ध होने की स्थिति में छठी सिंचाई 115 दिन से 120 दिन बाद करें। सभी सिंचाई समय से करें एवं पहली सिंचाई के बाद 80 किलोग्राम यूरिया का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें एवं दूसरी सिंचाई के बाद 80 किलो यूरिया का छिड़काव करें। पर्याप्त जल की उपलब्धता होने पर अनावश्यक सिंचाई न करें, इससे लाभ की जगह हानि होती है। आलू का बीज उत्पादन करने के लिए आलू की फसल में सिंचाई दिसंबर से बंद कर देनी चाहिए, जिससे पौधे सूख जाते हैं। फिर पौधों को भूमि के ऊपर से काट देना चाहिए। खुदाई के बाद छिलका मोटा करने हेतु ढेर बनाकर सुखाना चाहिए और ढेर के ऊपरी हिस्से ढक देना चाहिए। शीत गृह में रखने के पूर्व इस प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। कंदों में अधिकतर बीमारी लगने की संभावना होती है, इसलिए सत्य आलू बीज उत्पादन नई तकनीक है, जिससे
आलू का बीज उत्पादन किया जाने लगा है। उपज गेहूं। बदनावर की मंडी में न्यूनतम भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धार में गेहूं का न्यूनतम भाव 1466 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2094 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खातेगांव में गेहूं का न्यूनतम भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1560 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उदयपुरा में गेहूं का न्यूनतम भाव 1360 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब हम जानेंगे सरसों की उपज का भाव। भिंड में सरसों का न्यूनतम भाव 3800 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव भी 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सतना में सरसों का न्यूनतम भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नीमच में सरसों का न्यूनतम भाव 3300 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंदसौर में सरसों का न्यूनतम भाव 3450 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3725 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब हम जानेंगे सोयाबीन की उपज का मंडियों में भाव क्या रहा। विदिशा में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। शुजालपुर में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सतना में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3601 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सागर में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की।
किसान भाइयों, चना दलहनी फसलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि दलहनी फसलों की कुल पैदावार का लगभग आधा प्रतिशत हिस्सा चने द्वारा ही पूरा किया जाता है। रबी का मौसम है और इस मौसम में चना खेतों में खड़ा है। यदि समय रहते चने की इल्ली के प्रकोप से अपनी खेती को ना बचाया जाए तो भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि चने में जैविक कीट नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव वर्मा। जो हमारे किसान भाई जो दलहनी फसल ले रहे हैं आज के दौर में, उनको सबसे बड़ी समस्या आ रही है उसमें इल्ली की। खास करके जो चने की फसल का रकबा हमारे प्रदेश में जो कम हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह थी चने की इल्ली। तो आज किसान भाइयों, हम जैविक विधियों से किस प्रकार से इस कीट को नियंत्रित करेंगे, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो इल्ली है, हेलियोथिस आर्मीजोरा नामक नाम से इसका जो वैज्ञानिक नाम है हेलियोथिस आर्मीजोरा है। लेपिडोप्टेरा प्रजाति का ये कीट है और इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली नर एवं मादा तितलियाँ जो मादा तितली है वो चने की पत्तियों पर अंडे देती है। उसके बाद ये छोटी इल्लियाँ उस अंडों से निकलती हैं। ये जो इल्ली आप देख रहे हैं ये फर्स्ट इंस्टार है। ऐसी लगभग 5 अवस्थाएं इसकी इल्ली अवस्था में 5 इंस्टार, मतलब 5 जो इंस्टार हैं 5 बार मोल्टिंग करेगी ये इल्ली अवस्था में। तो ये इल्ली की ही इसकी 5 अवस्थाएं हो जाती हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है किसान भाई। ये जैसे कि ये फर्स्ट इंस्टार दिख रही है यहाँ पर, ये उसके बाद जो थोड़ी सी काली लाइन, इसमें काली लाइन पहली इंस्टार जब होगी तो काली लाइन दिखेगी। जब ये खाना शुरू कर देगी पत्तियों को तो हरापन इसमें आना आरंभ हो जाता है। ये सेकेंड स्टार जो फेज़ है वो दिख रहा है। इसी प्रकार से ये जैसे जैसे पत्तियों को खाती जाएगी और ये बड़ी अवस्था में हो जाएगी, इसके बाद इस पर कैचुली चढ़ जाती है, जिसको हम प्यूपेशन बोलते हैं। प्यूपेशन अवस्था इसकी आ जाती है और इस प्यूपेशन के बाद ये इल्ली जो है मिट्टी में चली जाएगी और प्यूपा अवस्था में बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसकी 4 अवस्थाएं, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहली आपकी नर एवं मादा तितलियाँ। मादा तितली अंडे देगी, अंडे देने के बाद इल्लियाँ निकलेंगी। इल्लियों की भी 5 इंस्टार होंगी, 1 से लेकर 5 तक, और लास्ट में वो प्यूपेशन में जाके मिट्टी में मिल जाएगी। तो किसान भाई, इसकी प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जैविक विधियों का पूरी तरह से इस प्रक्षेत्र पर उपयोग किया, जिसमें सबसे पहली विधि हमारी है फेरोमोन ट्रैप। ये जो फेरोमोन ट्रैप है किसान भाइयों, बहुत सस्ती पद्धति है। आप इसको अपने प्रक्षेत्रों पर अपनाएं। एक बार आप इसको ट्रैप को ख़रीद लेंगे, ये लगभग 5-6 साल तक इसका कोई नुकसान नहीं होता है। और इसमें सिर्फ हर बार आपको ये जो दिख रहा है ये सेप्टा, इसको हम लेयर बोलते हैं, या कैप्सूल, या सेप्टा, जब हम चने में लगाएंगे तो ये हेलिक लेयर के नाम से ये बाज़ार में मिलता है। और ध्यान रहे इसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें, ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ताज़े से ताज़ा बना होना चाहिए। तो हेलिक लेयर आपको बाज़ार से लेना है। और ये फेरोमोन ट्रैप भी बड़ा सस्ता 30-35 रुपए का मिलता है। एक बार ट्रैप खरीद लेंगे, ये 5 साल तक आपको बार बार ट्रैप खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हर बार आपको लेयर खरीदना है। ये एक पाउच इसका लगभग 28-30 रुपए का आता है, जिसमें 4 लेयर होते हैं। और 1 एकड़ के लिए फेरोमोन ट्रैप 4 ट्रैप सफिशिएंट यानी पर्याप्त होते हैं। 1 एकड़ में 4 फेरोमोन ट्रैप हमें लगाने चाहिए। तो ये सबसे पहली तकनीकी। इसमें लेयर हम ये जो बीच का वाला छेद है, इसमें लेयर या कैप्सूल को लगा देते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है जो फेरोमोन कहलाती है। उसी फेरोमोन से आकर्षित होकर इसमें तितलियां अंदर आपके जो लेयर जो ट्रैप है इसमें तितलियां आती हैं। तो ये किसान भाई आप जो देख रहे हैं, ये भारी मात्रा में इसमें नर तितलियां एकत्रित हुई हैं। इसकी लगभग एक जो ट्रैप है, इस एक लेयर को लगभग 18 से 20 दिन काम करता है। इसके बाद हमें इस लेयर को बदल देना है, दूसरा लेयर हमें अपने क्षेत्र में लगाना है। इस तरह से आप इसको इसमें इंस्टॉल कर दें, लगा दें। तीनों इसके पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट पे लगा के इस तरह से खेत में आप इसको लगभग 4 ट्रैप प्रति एकड़ हमको लगाने हैं। दूसरी अवस्था आप विधि देख रहे हैं, ये जगह जगह बर्ड पर्चल लगे हुए हैं। इनको खूंटियाँ बोलते हैं, टी आकार की खूंटियाँ
या पक्षियों को बैठालने के लिए टी आकार की खूंटियाँ, इनको बर्ड पर्चर बोलते हैं। इन खूंटियों की संख्या 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 होनी चाहिए, ताकि आपका जो खेत है वहाँ पर पक्षी आकर के बैठेंगे। आप अभी देखेंगे इस परिक्षेत्र में कई तरह की पक्षी, गौरैया और अन्य चिड़ियाँ आकर के बैठती हैं, क्योंकि वो पक्षी इस तितली को आकर के खाते हैं और तितली को खा लेने से आपके परिक्षेत्र में मादा अंडे नहीं दे पाएगी, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, नरों को खा लेगी तो फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। इस तरह से आपके जो परिक्षेत्र है चना का, इसमें तितलियां नहीं आएंगी और अंडे नहीं दे पाएंगी। तीसरी स्थिति आप जो देख रहे हैं, हमने चने में अंतर्वर्ती फसल लगा रखी है। पीछे जो फसल आप देखने को मिल रही है, 4 लाइन चने की हैं और 1 लाइन सरसों की है। सरसों अंतर्वर्ती फसल के रूप में काम करती है और सबसे अच्छी ये फेरोमोन होती, इसकी गंध से आकर्षित होकर, सरसों की गंध से आकर्षित होकर जो मादा तितलियां होती हैं, अंडे जो है सरसों की फसल पे दे देते हैं। और चूंकि इल्लियां वहीं पर होंगी और वो सरसों की फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी और भूखी मर जाएंगी, अर्थात उनको खाने को नहीं मिलेगा। सरसों में थोड़ा सा खारापन होता है, तेज़ होती है और इल्लियां उसको नहीं खा पाती हैं, भूखी जो मर जाती हैं, तो वो चने को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। साथ ही साथ अन्य कीड़े भी जो आते हैं तो वो सरसों पे ही आएंगे। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो माहो है, माहो भी सरसों पे ही आ रहा है और अन्य जो रसचूसक कीड़े वो भी सरसों पे ही आ रहे हैं, तो वो चने की फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अन्न हर जीव की मूलभूत आवश्यकता है और यही बात पशुओं पर भी लागू होती है। गर्मी के मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है और जो चारा हमारे पशुओं को मिलता है उसका उनकी सेहत पर विपरीत असर भी पड़ता है। यदि हम इस चारे को उपचारित कर कर अपने पशुओं को देते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी विषय पर लेते हैं कुछ और जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। आज हम बात करेंगे भूसे के यूरिया उपचार की। इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने खलिहान में या आंगन में एक 6 से 8 फीट का सूखा स्थान चयन करना पड़ेगा। उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर दें, उस स्थान को गोबर से लिपाई कर दें, सूखने दें। इसके पश्चात ज़रूरी सामान जो हमें लगते हैं वो आप रख लें अपने पास। इसके लिए आपको एक 60 लीटर का ड्रम चाहिए रहेगा, टंकी। लगभग 4 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। एक जार ज़रूरी पड़ेगा जो कि छिड़काव में काम आता है। एक झारा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और पॉलीथीन, ये करीब आपको 10 फीट से 20 फीट तक, 10 गुणा 20 फीट का पॉलीथीन आपको आवश्यक होगा। सर्वप्रथम
अपन 1 क्विंटल भूसे को लेकर इस पे उपचार करना चाहेंगे। 4 किलोग्राम यूरिया को सर्वप्रथम 60 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल लें। तत्पश्चात पॉलीथीन को 6 गुणा 8 जमीन पर जहां गोबर से लिपाई करी है, सूख चुका है, वहां बिछा दें। उसके ऊपर भूसे की लगभग 25 किलोग्राम की एक पतली परत समान रूप से फैला दें। इसके पश्चात जार में लगभग 15 लीटर यूरिया घोल लेकर भूसे के ऊपर समान रूप से छिड़काव कर दें। इसके पश्चात झारे की मदद से भूसे को अच्छी तरह से मिला लें ताकि घोल उसमें पूरी तरह समान रूप से मिल जाए। इसके पश्चात झारे की ही मदद से भूसे को प्लॉट पर अच्छी तरह से फैला दें। फिर से अपन एक बार यही क्रिया दोहराएंगे। 25 किलो और भूसा प्राप्त करेंगे, उसे उसी परत के ऊपर एक परत बनाएंगे, समान रूप से फैला देंगे। जार में 15 लीटर के लगभग पानी लेकर उसे फिर से भूसे की परत पर छिड़काव करेंगे। उसे फिर से अपन झारे की मदद से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिलाएंगे और पुनः समान रूप से फैला देंगे। ये 2 परत के पश्चात तीसरी परत 25 किलोग्राम भूसे की पुनः बिछाएंगे। उसके ऊपर 15 लीटर घोल यूरिया का पानी मिला हुआ अपन उसके ऊपर छिड़केंगे जार से। इसको अच्छी तरह से झारे से पुनः मिक्स करेंगे और उसके बाद पुनः इसे समान रूप से फैला देंगे। यह इसलिए अपन बार बार कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से यूरिया का घोल भूसे में मिल जाए, मिक्स हो जाए। चौथी परत अपन फिर 25 किलोग्राम की बिछाएंगे। इस प्रकार से 100 किलोग्राम भूसा अपन ने 60 लीटर पानी 4 किलोग्राम यूरिया से मिला दिया है। जार से पानी छिड़क कर अच्छी तरह मिक्स करके उसे पुनः फैला दिया जाता है। तत्पश्चात पॉलीथीन की एक परत जो नीचे बिछी थी उसी को ऊपर से फोल्ड करके उस परत के ऊपर फैला दिया जाता है। इसके पश्चात चारों किनारों पर ईंटों से इसको बंद कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह से हवा अंदर ना जा पाए। पशुपालकों इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का फफूंद ना लग पाए। अगर हवा जाती है, पानी लगता है तो निश्चित ही फफूंद वहाँ पनप सकती है। 21 दिन पश्चात ही हम इसे खोलेंगे। कृपया इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बीच बीच में इसे खोल के ना देखें और ना ही पन्नी किसी तरह से खुल पाए। इसलिए चारों तरफ से ईंटों से अच्छी तरह से बंद करा जाना अति आवश्यक है। 21 दिनों के पश्चात हम इसे खोलकर देखेंगे। इस भूसे का रंग सुनहरा चमकीला प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भूसा पक चुका है। यह भूसा बहुत ही पौष्टिक हो चुका है और भूसे को धूप में थोड़ा सुखा लीजिए ताकि उसकी नमी चली जाए। यह समय जो 21 दिन का है यह मौसम के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है। गर्मी के मौसम में यही समय कम हो सकता है, वहीं ठंड के मौसम में यही समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। भूसे की मात्रा के हिसाब से ही यूरिया 4 किलोग्राम यानी कि 4% की दर से और पानी उसी दर से, जैसे 60 किलोग्राम 4 किलोग्राम यूरिया के साथ उसी दर से पानी लिया जाना आवश्यक होगा। पशुओं की गिनती के अनुसार अपन भूसा यूरिया उपचारित तैयार कर सकते हैं। यह भूसा पशु को खिलाएं और पशु से उत्तम गुणवत्ता का दूध प्राप्त करें। पशु की स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है, पशु की प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि होती है, पशु के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। टोटल SNF परसेंटेज जो होता है वो बढ़ जाता है। उच्च क्वालिटी का प्रोटीन प्राप्त होता है। जो वत्स प्राप्त होता है वह भी स्वस्थ एवं सुंदर प्राप्त होता है। पशु एक दिन में 25 से 30 किलोग्राम तक दाना या चारा या सब मिला के खाता है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती
की गोद में। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम को और किसान उपयोगी बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। तो किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।